चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें पॉलिटिकल। थोड़ी साउंड बढ़ा देना। कल हम लोगों ने हाई कोर्ट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, और हाई कोर्ट्स हमें पता है देश में कितने हैं, 25। और अगर टेरिटरी की बात करें 36, 28 प्लस 8, इसका मतलब बहुत सारे कोर्ट साझे के भी हैं। ये साझा कौन डिसाइड करता है? संसद। किसी भी कोर्ट में 1+ क्वेश्चन मार्क, इसे CJ, मैंने आई नहीं लिखा क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक ही आदमी है। चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का सबसे बड़ा आदमी है उस हाई कोर्ट में, बाकी जजेस को कहते हैं अदर जजेस। जो अदर जजेस हैं इनकी संख्या डिसाइड करता है देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, 25 हाई कोर्ट में, कहीं 100, कहीं 90, कहीं 120, कहीं सबसे ज्यादा 160, इन सब की सैलरी क्योंकि एक महीने की आती है तो ये राज्य से आती है, लेकिन इनकी पेंशन आती है देश। और इन दोनों के पास एक फंड है जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, या जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है संचित निधि। और संचित निधि के लिए आपकी वो किताब जिससे आपका देश चल रहा है, आर्टिकल 266 और 267, ये पैसों की बात करते हैं। 266 बात करता है महीने का खर्चा कहां से करोगे, तो एक इन्होंने एक फंड, एक निधि बना रखी है जिसका नाम है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। अचानक से अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए तो उसके लिए एक अलग से निधि बना रखी है जिसका नाम है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। ये महीने के खर्चे की बात करता है, साल के खर्चे की, ये अचानक के खर्चे की। तो दोनों तरह की सरकारों के पास अपने अपने खर्चे निपटाने के लिए दो अलग अलग तरह की निधियां हैं। देश में जब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी और पेंशन भी, दोनों चीजें कहां से आएंगी? आर्टिकल 266 में देश की संचित निधि से निकलेंगी। लेकिन हाई कोर्ट की सैलरी तो आएगी राज्य की संचित निधि से और पेंशन आएगी देश की संचित निधि से। ये बात हमें अच्छी तरह पता है। इसी तरह से हमने एक चीज और याद की थी ताकि हम ना भूलें कि जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होगी तो इनका लेटर राष्ट्रपति देगा, और राष्ट्रपति बैठता है नई दिल्ली में। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी नई दिल्ली में है, इसलिए राष्ट्रपति ही इनको शपथ भी दिला देगा। तो नियुक्ति करने वाला भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनकी ओथ टेकिंग का प्रोसेस चलाने वाला भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो हाई कोर्ट से अपना नियुक्ति का जो लेटर है जिसपे राष्ट्रपति के स्टैंप और राष्ट्रपति के साइन है, मैंने कल भी शायद बताया था, वारंट जारी होता है कुछ लोगों की नियुक्ति का, तो ये यहां से मिलेगा नई दिल्ली से। लेकिन जब ये शपथ लेंगे तो उस राज्य के हाई कोर्ट में जाके राज्यपाल के सामने लेंगे, क्योंकि ये दो बराबरी के होते हैं। देश में दो टक्कर के आदमी हैं, राष्ट्रपति और CJI, और राज्य में दो टक्कर के हैं, राज्यपाल और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। यहां आए नहीं लिखा हुआ क्योंकि आए वाला तो सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है जो आजकल NV रमन्ना है। ये तो 25 आदमी तो कम से कम मिलेंगे ना, हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस तो बैठा ही होगा, तो इसलिए मैंने इसके आगे आए नहीं लिखा। इसकी नियुक्ति करेगा तो उस टाइम पे राष्ट्रपति से लेटर लाके और शपथ लेगा इसके सामने। इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस किस की? राज्यपाल की भी और चीफ जस्टिस की भी। जब देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं, जो कि हम जानते हैं 1+33 हैं, इन सबकी नियुक्ति के टाइम पर जो सारा प्रोसेस है वो एक खास प्रोसेस देखने लग गया उसको, जिसका नाम है MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। पहले कोलेजियम व्यवस्था थी 1992 से, और 2019 के बाद से MOP आ गया। MOP लाने के पीछे लॉजिक था, सरकार ने NJAC की कोशिश की थी। कौन सा अमेंडमेंट किया था? 99वां। इसको पूरी तरह से निरस्त करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये देश का इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है जो पूर्ण रूप से निरस्त किया गया। निरस्त तो बहुत सारी चीजें की जाती हैं लेकिन ये पूरी तरह से खत्म कर दिया और इसको कहा ये इलॉजिकल है। आज हम ये भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में से अगर ये जज हटता है तो चिंता विधि मंत्रालय को हो जाती है, क्योंकि ये तो हट जाएगा तो विधि मंत्रालय इनसे पहले ही पूछ लेता है कि सर आप तो हटने वाले हैं, अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा? तो ये अपने में से देखता है इन 4-5 में से जो सबसे काबिल हो, लायक हो, उसका नाम आगे बढ़ा देता है। फिर ये बताता है PM को, फिर PM बताता है राष्ट्रपति को, फिर नियुक्ति हो जाती है। इसी तरह से जब हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं तो 1+ क्वेश्चन मार्क, अगर इस एक की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति CJI से और उस राज्य के राज्यपाल से, ये आदमी देश का मुखिया, ये पूरी न्यायपालिका का मुखिया और ये राज्य का मुखिया, और क्योंकि ये बराबरी पर रहेगा आगे चीफ जस्टिस के, इसलिए इससे भी पूछ लिया। लेकिन जब इसके नीचे वाले ये आदमी बनाए जाएंगे तो इसको पूछना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टक्कर में ये आदमी है और इस पूरी न्यायपालिका का प्रधान ये है। तो राष्ट्रपति CJI से पूछेगा, उसी संबंधित राज्य के चीफ जस्टिस से पूछेगा और इन अन्य को बना देगा। ये पॉइंट सबके समझ में आ गए थे? आज बस इसी को एंड कर लेते हैं टॉपिक को पढ़ के, ताकि ये व्यवस्था हमारी कंप्लीट समझ में आ जाए। कल हम लोगों ने 204(3) पर थे, 3 पढ़ा नहीं था? अच्छा, न्यायाधीशों को हटाने की बात हुई थी, है ना? संचित निधि तक पढ़ लिया था। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कुछ खास है ही नहीं, सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसा किसका था? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस का। एक बार बस समझ लो, फिर आसान दिखेगा। कैसे हटे थे बताना, क्या प्रोसेस था? अगर लोकसभा लाए, राज्यसभा लाए, 100 या 50, कितने दिन का समय मिला था और कितने लोग पारित करें? इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये होना जरूरी है, इनमें से कोई एक चलेगा, तो सेम बात है। पेज नंबर 203 पर देखो, न्यायाधीशों को हटाना टॉपिक है हमारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के निर्देश के बाद हटाया जा सकता है। निर्देश राष्ट्रपति कब देगा? जब गड़बड़ समझ में आएगी, लोकसभा राज्यसभा कहेंगे तो। इसके बाद 2 पॉइंट जो हैं इसमें कुछ खास नहीं है, इनकी सेल्फ रीडिंग कर लेना। चौथे पॉइंट पर आ जाओ। हटाने के 2 आधार होने चाहिए, दुर्व्यवहार, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। क्या सेम बातें सुप्रीम कोर्ट में भी थी? बस यही 2 बातें थी। नेक्स्ट पढ़ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों पर और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो, अंडरलाइन करो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए दी गई हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे दोनों पे एक बात जायज है, जिसमें 2 कारण बताए गए, एक दुर्व्यवहार और एक
न्यायिक अक्षमता, सेम दोनों तरह के जजेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। ये पेपर में आया हुआ था, हरियाणा पुलिस में एचएसएससी ने घुमा फिरा के बहुत सारे पॉइंट दिए, एक ये पॉइंट भी था। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछकर हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर संभव है? बिल्कुल है। इस पॉइंट को दोबारा पढ़ लो। अनुच्छेद 222, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। ये करेगा कौन? राष्ट्रपति। पर सलाह किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए देखो इसको कलर में लिखा गया। ये एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस में 4 पॉइंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से भी एक पॉइंट था, तो जो समझेगा नहीं फंसेगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। क्या सुप्रीम कोर्ट वाला अपने अंडर जो जजेस आते हैं 33, इनके ट्रांसफर करवा सकता है? क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि और कोर्ट ही नहीं है। कहां भेजेगा? हाई कोर्ट तो कितने हैं? 25। भाई इसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हटाओ, सिक्किम भेज दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो देश में सिर्फ एक ही है, वहां से कहां भेजेगा? ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन घुमा के कि तुम्हें समझ में ना आए। अब ये कह रहे हैं हाई कोर्ट वाले का तबादला करवा सकता है, पर क्या ये सुप्रीम कोर्ट वाले का तबादला करवा देगा? जगह ही नहीं है। भेज तो देता, कोई जगह भी तो हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता ये पॉइंट, सिर्फ हाई कोर्ट में चलेगा। इसके बाद आ जाओ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। अगले पेज पर आओ। इसमें सबसे ऊपर देखो 2 प्रकार की शक्तियां लिखी हैं, न्याय संबंधी और प्रशासन संबंधी। न्याय संबंधी में टिक कर लो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या किसी भी कोर्ट के खिलाफ, जो छोटे कोर्ट हैं, अधीनस्थ कोर्ट हैं, जैसे सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या इनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है? लोक अदालतों के खिलाफ है अपील? नहीं है। पहला टिक करना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की शक्ति है कि पहले मामले में विवादों की सुनवाई हो। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं सिर्फ रीडिंग कर लो। अधिकारिता का मामला, वसीहत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून, न्यायालय की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या, ये टिक कर लो। व्याख्या सिर्फ 2 कोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और मान लो दोनों में क्लैश है तो किसकी बात मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। उसे कहते हैं व्याख्या करने वाला। ठीक है, अगला पॉइंट अंडरलाइन करना काम का है। मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित विवाद प्रारंभ में ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई का अधिकार राज्य के किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है। 2 आर्टिकल मैंने बहुत बार बोला तुम्हें, तुम लिखते भी गए। 32, 226। 32 का रास्ता सुप्रीम कोर्ट और 226 का रास्ता हाई कोर्ट। क्या अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामले देख सकता है? नहीं, ये सीधे हाई कोर्ट में जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का होता तो आर्टिकल 32 का एक खास नाम भी तुम एक दिन लिखवाया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना। नेक्स्ट देखना, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट, यहाँ लिख लो +1, 6। तुम्हें छठी बताई थी मैंने, इंजंक्शन है ना, इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत। पहला टिक कर लो रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में सामने देखो टिक कर लो हेबियस कॉर्पस। मुझे बताओ जो तुम्हारी विधि की व्याख्या है या विधि के जो शब्द हैं कानूनी भाषा के, ये किस देश के संविधान से लिए हैं? जापान से। और फ्रांस से क्या लिया था तुमने? एडहॉक। और अमेरिका से क्या लिया था? पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था। ये टिक कर लो हेबियस कॉर्पस। कितने घंटे के अंदर पेशी होती है? 24 घंटे। मैंडमस किस पे लगता है? मैंडमस कोर्ट पे या पदाधिकारी पर? लिख लो यहाँ परमादेश के सामने पदाधिकारी पर, जो अपना काम नहीं करता ना उसके खिलाफ आता है। प्रतिषेध ये किस पे लगता है? हाँ, ये लिख लो अधीनस्थ न्यायालय। इनके सामने लिखते चलो, तुम्हें ये सब आते हैं अब। अधीनस्थ न्यायालय। उत्प्रेषण, सर्शरी, ये क्या था? कोर्ट्स पे। क्या अंतर है प्रोहिबिशन और सर्शरी में? प्रोहिबिशन काम को बीच में रोकता है और सर्जरी काम हो गया वापस से खुलवाता है केस को। अधिकार परीक्षा किसके लिए था? पदाधिकारी। भाई किस अधिकार से तुम काम करो, पहले आंसर करो फिर काम करना। पदाधिकारी लिख लो। तो 2 तो हुए पदाधिकारियों पे, एक काम को ज्यादा ही कर रहे हैं बढ़ चढ़ के और एक काम कर ही नहीं रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय पे भी 2 तरह के लगेंगे, एक काम को बीच में रुकवाएंगे और एक रिजल्ट आ गया फिर रुकवाएंगे। और पुलिस पे अगर गड़बड़ कर रही है, पुलिस किसी को पकड़ के ले गई तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना, कितने घंटे में? 24 घंटे। लेकिन इसमें गिरफ्तारी के बाद अगर ट्रेवलिंग है ना तो उस टाइम को डिडक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई बिहार से पकड़ के हरियाणा लाए तो बिहार से हरियाणा आने में 2 दिन लग गए अगर, तो इस टाइम को 24 घंटे नहीं माना जाएगा। इसके बाद नीचे तो नॉर्मल पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ रीडिंग कर लेना। अगली हेडिंग पे आओ, अपीलीय क्षेत्राधिकार। मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट बड़ा कोई डिसीजन लेता है खासकर फांसी से जुड़ा क्राइम में, तो क्या उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से करवानी पड़ती है? बिल्कुल। पहला पॉइंट देखो, अपीलीय में उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनता है, जिसमें अंडरलाइन करो दीवानी। दीवानी क्या होते हैं? नॉर्मल सारे मामले, क्राइम के अलावा। फौजदारी और राजस्व, वही मारपीट और इन सबके राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अभियोग। फौजदारी क्रिमिनल मुकदमों में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है। इसको डबल टिक कर लो, मृत्युदंड पे हाई कोर्ट की पुष्टि। अगर हाई कोर्ट भी कह दे कि हाँ ठीक है, तो क्या जिसके खिलाफ ये केस चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है? और अगर एप्लीकेशन में उसने भी कह दिया ठीक है, तो क्या फिर भी वो आगे राष्ट्रपति को लिख सकता है? मर्सी पिटीशन आर्टिकल 72 के तहत बताया था तुम्हें मैंने, ये किसके नाम की लिख देते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसको फांसी नहीं मिलती है। अगला पॉइंट टिक करना, इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट के एक ही न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में पुनः अपील की जा सकती है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, हाई कोर्ट में एक बार अपील की, केस हार गए, तो क्या दोबारा हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है? बिल्कुल, एक मौका। लेकिन फिर आप ऐसा नहीं कि आप 20 बार ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर आदमी ज्यादातर किसका रास्ता पकड़ लेता है? सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि टाइम बहुत लगता है ना कामों में। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि न्यायालय द्वारा आवश्यक है। कौन से न्यायालय द्वारा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट वाले की भी पुष्टि करनी पड़ती है? नहीं, हाई कोर्ट की पुष्टि की जरूरत नहीं है। जैसे हाई कोर्ट ने अगर कह दिया सजाए मौत, फांसी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला? नहीं, मन करेगा तो जाएगा, उस आदमी की इच्छा में मुझे जाना है। अगर उस आदमी की इच्छा नहीं है तो हाई कोर्ट की डिसीजन को फाइनल मान लेंगे। जैसे अधीनस्थ ने कह दिया भाई इसको मौत की सजा, तो वो चाहे ना चाहे आदमी, उसका मामला किसकी पुष्टि के लिए जाएगा? हाई कोर्ट। पुष्टि होगी तो मौत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, संविधान के व्याख्या से संबंधित कोई मुकदमा, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार 2 कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
इसके बाद है लेख जारी करना, लेख मतलब रिट्स, इंग्लिश में टिक कर लो, राइट टू इशू रिट्स। आर्टिकल 226 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट के द्वारा हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने और उनकी पूर्ति के लिए लेख आदेश निर्देश जारी करने का अधिकार है। कितनी रिट्स जारी कर सकता है? 6। यहां लिख लो 5+1 इंजंक्शन, ये इसको आगे बढ़ा देती है बजाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी रिट्स का अधिकार था? 5, इसके पास ज्यादा अधिकार है। तो 32 या 226, ज्यादा रिट किसमें है? 226 में। अगले पेज पे आ जाओ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या इनके सारे मामले रिकॉर्ड रखे जाते हैं? कौन इन रिकॉर्ड्स को एज एन एग्जांपल पढ़ता है, देखता है? छोटे वाले कोर्ट, और एडवोकेट इन्हीं के बिहाफ पे केस लड़ते हैं। पहला पॉइंट टिक करना, आर्टिकल 215 पेज 205 पर अभिलेख न्यायालय का अर्थ है इसकी कार्यवाही और निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं और साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों में मान्य होते हैं। इसे अपने अपमान के लिए दंड देने का भी अधिकार प्राप्त है। हम कल भी पढ़ रहे थे ना ये बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन कौन कह सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसलिए यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है जबान का भी। प्रशासनिक शक्तियों पे आ जाओ, प्रशासनिक शक्तियां, इसमें 1 2 3 4 पॉइंट हैं, सीधे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरण, तुम्हें बताया है मैंने न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? कोई स्पेशल काम ध्यान में रखे, इसके पास लिखो स्पेसिफिक मैटर या विशेष काम के लिए, स्पेसिफिक मैटर्स या विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल अच्छा क्या याद रखोगे तुम? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्यों बनाया था वो हमने? भाई वातावरण प्रदूषण बुरा हाल ये ना मचे, एनजीटी। तभी तो जब ये धान कटते हैं ना, तब एनजीटी बुलाता है हरियाणा का सीएम, दिल्ली का सीएम, यूपी का और पंजाब का, इन चारों की हमेशा पेशी होती है एनजीटी के सामने और बढ़िया वाली फटकार लगती है और फ्रंट पेज पे आता है कि एनजीटी ने इन 4 राज्यों के सीएम्स को फटकार लगाई। एनजीटी स्पेशल ध्यान रखता है एनवायरमेंट का, प्रदूषण का। ये कोर्ट है, ये ट्रिब्यूनल है, इसमें बैठने वाले ज्यादातर लोग रिटायर्ड जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बैठाते हैं। ये टिक कर लो, अधीन न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, वे अपने अधीन न्यायालयों से किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात मंगवा कर देख सकते हैं। क्या हाई कोर्ट छोटे कोर्ट से कागज मंगवा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट छोटे कोर्ट से या हाई कोर्ट से कागज मंगवा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट का मामला दूसरे के पास भेज सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एक जज का ट्रांसफर करवा सकता है? किससे कह के? राष्ट्रपति। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जज का ट्रांसफर करवा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ पे मामला हाई कोर्ट से मंगवा सकता है? दोनों काम कर सकता है, अपने पास भी और ट्रांसफर भी। क्या हाई कोर्ट अपने पास कागज मंगवा सकता है? क्या हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है? ट्रांसफर नहीं कर सकता, कागज अपने पास मंगवाएगा। ये एचएसएससी ने लंबे चौड़े क्वेश्चंस में लिख के दिया था और ये बच्चों की समझ में नहीं आया था। ये टिक कर लो, हाई कोर्ट अपने अधीन न्यायालयों, ये पॉइंट हमें दोबारा से देखना है, पर निगरानी रखते हैं और अपने अधीन न्यायालयों से किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात मंगवाकर देख सकते हैं। क्या ये एक अपने अंडर काम करने वाले एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप देगा या नहीं सौंप सकता? नहीं, अपने पास मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आ गया यहाँ ये। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, यदि अधीन न्यायालय में कोई ऐसा अभियोग चल रहा है जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न, टिक कर लो, संविधान की व्याख्या का प्रश्न, तो हाई कोर्ट ऐसे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। किसी छोटे कोर्ट में संविधान की व्याख्या का प्रश्न आ गया, हम अच्छी तरह जानते हैं संविधान की व्याख्या 2 ही कोर्ट करेंगे, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अगला पॉइंट जो है सिर्फ पढ़ना है, उसमें कुछ टिक नहीं करना। ये जिला न्यायालय, छोटे न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, छुट्टी इत्यादि के संबंध में नियम, यानी सब छोटे कोर्ट्स के नियम कौन बनाता है? हाई कोर्ट। छोटे कोर्ट के कागज कौन मंगवा सकता है? हाई कोर्ट। क्या एक कोर्ट का कागज दूसरे के पास पहुंचवा सकता है? नहीं। संविधान की व्याख्या का प्रश्न है तो डायरेक्ट अपने पास मंगवा सकता है। कौन सा आर्टिकल है ये? 226। 227 में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई, 26 में रिट्स के थ्रू ये बातें बताई गई। छठे पॉइंट पर आ जाओ, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, सेकंड पॉइंट टिक करना। अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 भाग 3 का पार्ट है मौलिक अधिकारों का। इसके बाद इसी में लास्ट पॉइंट टिक करो, इसी पैराग्राफ का पार्ट, उच्च न्यायालय संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकता है और संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी सरकार के बनाए कानून के खिलाफ कौन सा कोर्ट काम कर सकता है? हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। परंतु उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो क्या अगर विधानमंडल कोई कानून बना दे तो क्या हाई कोर्ट उस पर कार्यवाही करके उस पर रोक लगा सकता है? बिल्कुल। लोक अदालत पर आ जाओ, बताओ पहली लोक अदालत कहाँ खुली थी? लोक अदालत क्या होती है? जिनमें घरेलू कलह कलेश, भाई इस तरह की छोटी मोटी बातें जिनके लिए बहुत बड़ा कोई वकील और इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति हो और उन दोनों को समझ में आ जाए तो कौन सी अदालत अच्छी मानी जाती है? हाँ, इसमें ऐसे केस नहीं जाते जो मर्डर और इस तरह के, इसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई भाई पड़ोसी के साथ अपने घर के अंदर, तो इनको नाम दिया भाई लोगों की अदालत है। इसका नाम कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम या इस टाइप का नहीं है, ये लोगों की अदालत है। 1982 में और 1986-87 में मेन काम हुआ था, लेकिन 82 में पहली ऐसी अदालत गुजरात में खुली थी। वहां पे लोगों की निपटारा करने के लिए छोटे मोटा डिस्प्यूट था, इसके लिए किसी हाईकोर्ट की जरूरत नहीं थी तो ये बना दी। उसके बाद ये चेन्नई में, जिसका जब मद्रास कहते हैं ना, यहाँ पे काम हुआ। अभी मत लिखना, पहले सुन लो। लोक अदालत में ज्यादा महंगे वकील नहीं करने पड़ते, छुटपुट से वकील ही काम कर देते हैं और ज्यादातर लोग अपने आपस में ही कोशिश करके मामलों को बाहर ही निपटा लेते हैं। यहाँ जो एक बार चला गया ना केस, उसके खिलाफ आगे कोई सुनवाई नहीं है, इसका डिसीजन लास्ट डिसीजन है। तो यहाँ वही लोग जाते हैं जिनको लगता है पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना और ठीक है इसमें तो मामला जल्दी निपट जाएगा और एक बहुत ज्यादा महंगे तगड़े वकील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मामले होते भी बहुत छोटे हैं, हजारों लाखों मामले ऐसे हैं जो सिर्फ एक कोई मध्यस्थता कर दे तो निपटाए जा सकते हैं। ऐसे मामले इस कोर्ट में जाते हैं, वहां ज्यादा बड़े वकील की जरूरत नहीं पड़ती। ये पढ़ के देखो जरा लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौता, फ्रेंडली बातचीत करा के खत्म कर दिया केस के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये टिक कर लो, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987,
इसके तहत पढ़ लो बस आगे, लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्ण सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। अगले पेज पर आ जाओ, ऊपर 2 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट लोक अदालत, पहली लोक अदालत 1982 में, तब इंदिरा गांधी थी तुम्हारी पीएम, 1982 में गुजरात में फर्स्ट लोक अदालत 1982 में गुजरात में बनी। अभी पहले ये लिख लो, हैं तो ढेर, अब तो हर जगह है, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड पॉइंट लिखो, चेन्नई में 1986 में लोक अदालत का निर्माण। अब तो बहुत जगह हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए थे ताकि लोग लड़े झगड़े वहीं खत्म कर लें इनको। चेन्नई में 1986, तो पहली पूछेंगे तो कहाँ टिक करनी है? गुजरात में। तब आपकी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। अब अगला पॉइंट पढ़ो जरा, पहला सबसे ऊपर 206 पर, लोक अदालतों में कोई भी मामला दोनों पक्षों की सहमति से लाया जाता है। लोक अदालतों में सामान्यतः सिविल या दीवानी मामले लाए जाते हैं, इसमें मर्डर और ऐसे मामले नहीं आएंगे, छोटे मामले हैं, बहुत छोटे लेवल के। अगला पढ़ लो, लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। अंडरलाइन करना, ये निर्णय अंतिम होते हैं। क्या लोक अदालत के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं कहीं और? नहीं। तो अगर लड़ाई बड़ी हो तो लोक अदालत में नहीं जाते, छुटपुट मामले, घरेलू कलह कलेश, ये लोक अदालत देख लेती है। नेक्स्ट कर लेना, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो कौन से अदालत में जाके फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे? कौन सी? लोक अदालत। पहली कहां बनी थी? गुजरात। और चेन्नई वाली कब बनी? 86 में। नेक्स्ट पढ़ लो, देश के सभी जिलों में स्थायी और सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं, तो हर जगह है। लोक अदालतें एक प्रकार की इनफॉर्मल कोर्ट है, अंडरलाइन कर लो, इनफॉर्मल कोर्ट। इसमें बहुत नॉर्मल, जैसे पता भी नहीं चलता कि कोर्ट में केस गया है, बहुत छोटे लेवल पे इसको निपटा देते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैंने शायद आपको बताया था कि सन 2001 के बाद इस पे काम हुआ, 3 करोड़ केस पेंडिंग पड़े थे, तो फिर सरकार को खुद फील हुआ कि यार इतने तो केस रोज बढ़ते जाएंगे, फास्ट ट्रैक अदालतों में वो केस जाएं जिनका निपटान तुरंत चाहिए, जिसमें पता है कि ये आदमी दोषी है, फिर क्यों केस को लटकाना। ये टिक कर लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा मूलतः आपराधिक मामलों को सुलझाया जाता है। जैसे लोक अदालत आपराधिक मामले सुलझाती है या घरेलू मामले, ऐसे फास्ट ट्रैक में क्या जाते हैं? हाँ, तो सोचो 2 तरह के मामले तो नीचे निपट गए, आगे जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कम पहुंचेंगे। अगला पढ़ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भारत में अप्रैल 2001 में हुई, अंडरलाइन कर लो। लोक अदालतें 82 और 86 में टिक करनी है, और ये 2001 में, 20 साल हो गए। इनका निर्माण आपराधिक मामलों को त्वरित, मतलब जल्दी, स्पीड से और निश्चित अवधि में हल करने के लिए निर्णयों को अन्य न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। कौन से निर्णय के विरुद्ध हम नहीं जा पाते? लोक। तो लोक में मारकाट के मामले जाते ही नहीं, घरेलू लड़ाई झगड़े जाते हैं। इसमें मामले कैसे जाते हैं? आपराधिक। तो आपराधिक में अगर उसे लगता है कि मेरे ऊपर गलत ब्लेम लगा, तो वो आगे हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। समझ में आ गया सबको? ये हमने जुडिशरी को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद तुम लोग एक पहले टॉपिक पे आओ। सबसे पहला टॉपिक 7 पेज पर है, देखो। अब तुम्हें बहुत, जो लोग महीने भर से इस बैच में है ना, 1.5 महीने से, उन लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गई हैं चीजें। जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनकी, वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? देखो, जिसने नियुक्ति की थी, किसने नियुक्ति की थी? हाँ, इसको समझ लो, हम सब बड़े बड़े लोगों की नियुक्ति किसकी पढ़ते आए हैं? राष्ट्रपति। जिसने नियुक्ति दी, शपथ उसने दी थी कि नहीं दी थी? राष्ट्रपति। किसकी बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, लेकिन शपथ किसने दी थी? हाँ, राज्यपाल ने। शपथ राज्यपाल ने उस स्टेट में, स्पेसिफिक स्टेट में जाके वहां के राज्यपाल ने। अब मुझे बताओ, जब इसको अपना रिजाइन करना है, मुझे नौकरी छोड़नी है, तो ये लेटर किसको लिखेगा? जिसने इसको लेटर दिया था। लेटर किसने दिया था इसको? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति के नाम लिखेगा अपनी, भाई मुझे इस नौकरी से छुटकारा चाहिए, मुझे इसको छोड़ना है, रिजाइन करना है। जिसने नियुक्ति पत्र दिया है ना, उसी के नाम लिखा जाएगा लेटर। जैसे छोटा काम हो ना, तो राज्यपाल के पास जाते हैं, लेकिन जब बड़ा काम है, आपको अगर नौकरी छोड़नी है, रिजाइन करना है, तो जिसने आपको लेटर दिया है, आप उसी के नाम का लेटर पहुंचाएंगे। चाहे आप देंगे, वो राज्यपाल को पहुंचाएगा वही, लेकिन नियुक्ति पत्र जैसे लिखा राष्ट्रपति ने था, उसकी स्टैंप थी, उसकी मोहर थी, उसका वारंट था। ऐसे ही जब रेजिग्नेशन लिखोगे तो किसके नाम का लिखोगे? राष्ट्रपति के नाम का। ठीक है, चलो अब आओ तुम पहले टॉपिक पर, भारत में संवैधानिक विकास। इससे पहले एक बार जरा इससे पिछले पेज पे देखो, जहां विषय सूची है, जहां पे पूरा कंटेंट लिखा है। इसमें पहला टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा। जो लोग लगभग 1-1.5 महीने से इस बैच में पढ़ रहे हैं, संविधान सभा का टॉपिक पढ़ाया था मैंने तुम्हें सबसे पहले, संविधान सभा। फिर संविधान के स्रोत पढ़ाए थे, संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां। फिर यूनियन और उसकी टेरिटरीज पढ़ाई थी, जिसमें राष्ट्रपति और ये सब नहीं, वो तो नीचे पढ़ाए थे, वो देश राज्य था। फिर मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर नीचे देखो संसद, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आर्टिकल 52, 63, 74, याद है तुम्हें ये बातें? इसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैग नहीं पढ़ाया अभी तुम्हें, ये छुड़वा रखा है। संविधान संशोधन पढ़ा दिया था कि कौन से मामले एक आधे से बढ़ेंगे आगे, कौन से 2/3 से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, इमरजेंसी पहले पढ़ा दिया था, केंद्र राज्य संबंध भी पढ़ा दिया था। राज्य प्रशासन में देखो, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाई कोर्ट, ये सारे पढ़ा दिए ना। जो लोग, राज्यपाल नहीं पढ़ाया, अच्छा, राज्यपाल एक टॉपिक रह गया, और एक क्या बता रहे हैं ऊपर? कैग। ये 2 टॉपिक रह गए, और इसके सेकंड पार्ट को तो मैंने पूरे को डिटेल से पहले पढ़ा दिया था। जिन लोगों को पढ़ते हुए 1.5-2 महीना हो गया, ये उनकी बात है, जो नए आए उनकी बात नहीं कर रही हूँ। इस किताब को एक बार गो थ्रू करके और फिर थोड़ा सा हिस्ट्री पे ध्यान देंगे अब, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेपर अब आ जाएंगे अब 1-2 महीनों बाद, कुछ के तो आ भी गए हैं। एक बार कोर्स करने में ना 1 साल लगता है, साल कम से कम लगता है चीजों में से निकलने में। अगर डिटेल से किसी चीज को पढ़ोगे तो अकेली पॉलिटिकल 3 महीने खा जाती है, फिर 3 महीने लगभग हिस्ट्री पे लगते हैं, और उसके साथ साथ नई नई चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, कभी करंट अफेयर्स, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब इसके बाद थोड़ा सा बीच में इसको ब्रेक देके और हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखती हूँ मैं अभी अगला हफ्ता करा के इसको जितना निपट जाए, उसके बाद उससे अगले हफ्ते से हम हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले, प्राचीन कालीन भारत, जो सबसे पहला भारत था, हड़प्पा से स्टार्ट करके और गुप्तोत्तर काल तक, फिर उसके बाद मध्यकाल, फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। चलो, इसमें सबसे पहले पहले टॉपिक पे आओ, भारत में संवैधानिक विकास। ये सबकी समझ में आ जाएगा, चाहे तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा था। इसको
महाराष्ट्र वाली जो है ना वो लीगली नहीं मानी गई थी, मान लेते हैं, लेकिन उसने काम नहीं किया था। हाँ, अगर पहला पूछेंगे तो गुजरात टिक करना, ना हो वो तो महाराष्ट्र टिक करना। चलो बोर्ड पे देखो जरा, हमें पढ़ना है, क्या हेडिंग है इस चैप्टर की? भारत में संवैधानिक विकास। अब 10 मिनट सिर्फ बोर्ड पे समझ लो, फिर ये चैप्टर बहुत आसान है, वरना टफ है ये। इस चैप्टर को टफ टॉपिक मानते हैं, तभी देखो लास्ट में पढ़ा रही हूँ, पहले दिन नहीं पढ़ाया क्योंकि ये समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनोगे तो बहुत आसान है। भारत में हमेशा से राजा महाराजाओं का राज रहा था और राजा ही न्याय किया करते थे। हमारे पास कोई लिखित कानून का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब आपके यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों से मेरा मतलब है जब ये विदेशी आए, विदेशी आपके यहाँ आए थे PDEDF की सीरीज में, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड वाले, डेनमार्क वाले और फ्रांस वाले। इनमें से सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 में एक आदमी जिसका नाम था वास्को डी गामा, इसने आपके यहाँ आने का समुद्री रास्ता खोज लिया और ये सबसे पहले आके उतरा था केरल के कालीकट के तट पर। ये पेपर में आ जाता है, कहाँ उतरा था ये? कालीकट। और उस टाइम कालीकट में एक राजा था जेमोरिन। जेमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया। भाई विदेश से आया, शक्लो सूरत अलग है, अलग भाषा, अलग पहनावा, तो जेमोरिन जो हमारा लोकल यहाँ का राजा था केरल के आसपास कालीकट का, इसने इसका स्वागत किया और इसको बैठाया और इसको कुछ दिन यहाँ अपने पास रखा। इसने उससे बातचीत की और इसने यहाँ जब घूम फिर के देखा तो केरल में ना काली मिर्च बहुत ज्यादा पैदा होती है। जैसे हमारे यहाँ फालतू में एक्स्ट्रा वीड्स नहीं लगे होते खेतों में, फालतू की चीजें, ऐसे साउथ में अगर आप कभी जाएंगे केरल में तो रास्ता जहां भी होगा ना वहां साइड में ऐसे छोटी छोटी झाड़ियां टाइप लगी हुई हैं। आपको लगेगा ये फालतू की चीज है, लेकिन वो काली मिर्च के पौधे होते हैं। और काली मिर्च का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी, खासकर यूरोपियन कल्चर में, क्योंकि यहाँ ये सब लोग नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज को पकाने के लिए आपको बहुत बढ़िया किस्म के मसाले चाहिए। मसालों के लिए खास तरह का एनवायरमेंट चाहिए होता है जहां गर्मी भी हो, ह्यूमिडिटी भी हो। जैसा केरल है ना अपना, कि बहुत ठंड भी नहीं पड़ती, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती, इस तरह का मौसम, मसाले के पौधे यहाँ लगते हैं। तो यूरोप के लोग खाते तो हैं नॉनवेज, लेकिन इनके यहाँ का एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ठंड, इसके हिसाब से मसाले पैदा नहीं कर पाते। तो इन लोगों की बेसिक नीड है कि हमें मसाले कहाँ से मिले। मसाले दो जगह ज्यादा हैं, या तो अफ्रीका के जंजीबार में या फिर इंडिया के साउथ में। तो इन्होंने इंडिया आके सबसे ज्यादा जो चीज इनको कीमती लगी वो मसाले थे। तो यहाँ से कहते हैं वो शिप भर के ले गया अपनी, और बदले में बहुत सारा सोना इस राजा को दे गया, जेमोरिन को। हमारे देश में सोने के पीछे कभी से लोग पागल थे, जेमोरिन बड़ा खुश हुआ कि ये फालतू की झाड़ियां और ये सब ले गया गंदगी यहाँ से, और बदले में हमें दे गया? सोना। ये आदमी बहुत चालाक था। कहते हैं इसने 60 गुना ज्यादा रुपया कमाया, जितना सोना दे गया ना उससे 60 टाइम्स ज्यादा पैसा कमा गया। और विद इन 1-2 ईयर्स ये वापस आया, फिर से कुछ लोगों को लाया कि देखो यहाँ व्यापार कर सकते हैं। और अगले 5 सालों के अंदर 1498 से 1503 में इसने अपने देश में एक कंपनी बनवा दी जिसने टारगेट बना लिया भारत के साथ व्यापार करना। अब आपका साउथ में जो हिसाब किताब था ना वो बहुत स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि जबकि मैं ये बातें कर रही हूँ, इसको अगर अपनी इंडियन हिस्ट्री से तुम जोड़ोगे तो तुम देखोगे ये काल था लोधी काल, जिसमें दिल्ली सल्तनत थी। और दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर राजा इस बेल्ट तक ही सीमित थे, नीचे क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं था। यानी साउथ की तरफ कोई ताकतवर राजा नहीं था, तो कोई भी आके व्यापार पे अपना एकाधिकार जमा सकता था। और इसी फायदे को देखते हुए अंग्रेज, इसने क्या नाम है इनका, पुर्तगालियों ने कंपनी बना दी। और अगले 100 साल तक पुर्तगालियों ने इस बेल्ट पे पूरा राज चलाया। धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते गए और कालीकट के छोटे से एक जगह से बढ़ते बढ़ते ये गोवा पे अधिकार कर लेंगे। इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। गोवा का एक छोटा मोटा कोई लोकल सा राजा था, वो भाग गया गोवा छोड़ के। तब इतनी बसावट नहीं थी, तो हर जगह खाली पड़ा था, कोई किसी को पीटता वो डर के वहां से भाग जाता, दूसरी जगह का राजा बन जाता। तो आपका गोवा किसके हाथ में आ गया? पुर्तगाली। और आप सब जानते हैं पुर्तगालियों को बाद में आपने यहाँ से बड़ी मुश्किल से खदेड़ा 1961, वो भी मारकाट मची, तब ये गए। और इसीलिए आपने बहुत लेटर स्टेज में 1987 में गोवा को क्या घोषित किया था? अपना राज्य। तो देखो गोवा कब से इनके कब्जे में था। ये PDEDF धीरे धीरे करके आते रहे और पुर्तगाली 100 साल तक अकेले पूरे हिंद महासागर के व्यापारी बन के बैठे रहे। इन्होंने अपना नाम रख लिया हिंद महासागर के स्वामी। ये पेपर में आते हैं बहुत बार इस तरह की चीजें। इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई। इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा पहले पानी पे कंट्रोल करो, इंडिया पे कंट्रोल बाद में करेंगे, लेकिन पहले पानी पे हमारा कब्जा हो। पानी पे कब्जा इसलिए जरूरी था क्योंकि पानी के ही थ्रू ये जहाज आते थे और इस पूरी बेल्ट में ढेरों जहाज आ सकते थे, क्योंकि यहाँ भी बसावट थी इंडिया के आसपास, इंडिया में तो थे ही। ये पूरी बेल्ट कवर कर सकते थे पानी के जहाजों से। तो इन्होंने दिमाग दौड़ाया और कहा पहले पानी पे कब्जा करें, हमारा डर, हमारा खौफ बैठ जाए। कोई पानी में आए तो 1000 बार सोचे कि पुर्तगाली हमें पीटेंगे यहाँ आने पर। और धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी बेल्ट पे कब्जा जमा लिया और ये हिंद महासागर के स्वामी बन गए। फिर इन्होंने 100 साल पूरी तरह से व्यापार पे एकाधिकार रखा। और इनके लेटर स्टेज में जब इनके 100 साल बीते तो धीरे धीरे करके नई नई कंपनियां आने लग गई, जिनमें से अगली कंपनी का नाम क्या था? डच। डच आए, डच हावी साबित हुए और पुर्तगालियों को कई जगह इन्होंने हराया। डच जब इनको हराने लगे ना तो इन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई और डच की टक्कर में एक और कंपनी बन गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगालियों ने कहा डच का क्यों हिस्सा देंगे, कमाई हुई कमाई को। पुर्तगालियों की लड़की, पुर्तगालियों की राजकुमारी की शादी हुई अंग्रेज राजा के लड़के के साथ। इन्होंने दहेज में इनको बंबई दे दिया कि हमारी एक प्रॉपर्टी है गोवा के आगे की तरफ बंबई, ये आप ले लो दहेज में। तो सोचो अंग्रेजों को एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जो इनकी थी भी नहीं, ना ही पुर्तगालियों की थी। 10 रुपए, 10 पाउंड कहते हैं उस टाइम पर, किराए पर दिया गया था बंबई। और अब बंबई किसके अधिकार में आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंबई लिया तो फिर धीरे धीरे डच भी हटने लग गए पीछे। और फिर इन दोनों को पीछे करके कौन ताकतवर साबित हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है तो सारी ईस्ट इंडिया, ये BEIC है। डेनमार्क वाले इंडिया आए, उन्होंने देखा यहाँ पहले ही मारकाट मची हुई है, पुर्तगाली लड़ रहे हैं, डच लड़ रहे हैं, अंग्रेज। इन्होंने कहा हमें कौन टिकने देगा। थोड़ा बहुत हिस्सा कब्जाया और बेच के वो अंग्रेजों को पैसा
लेके यहाँ से चलते फिरते नजर आए। फ्रेंच थोड़े से समझदार और चालाक थे, सबसे लेट आए थे 1664 में, इनकी कंपनी बन गई थी 1600 में, यानी उनके सामने तो बच्ची थी वो कंपनी 1664 में। इसके अलावा एक तो ये नुकसान, एक नुकसान ये, इस कंपनी को सारे काम करने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था, और आप जानते हैं सरकारी काम में तो महीनों लग जाते हैं, किसी कागज पे साइन नहीं हुए तो महीनों बीत गए। ये थी प्राइवेट कंपनी, ये आज डिसीजन लेगी, क्विक एक्शन ले लेगी, इसीलिए फ्रेंच पीछे रह गए। जबकि फ्रेंच जो थे ना, इनके पास एक बड़ा तेज दिमागदार लड़का था जिसका नाम था डुप्ले। कहते हैं डुप्ले अकेला बीईआईसी पर हावी हो जाता, पर डुप्ले को जब तक परमिशन ना मिलती तब तक वो कोई स्टेप ना ले पाता, और डुप्ले सोचता रह गया और बीईआईसी ने इनको भगा दिया। फाइनली एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं वांडीवाश। इस युद्ध में ये क्लियर हो गया कि इंडिया पे राज ये करेंगे, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये सिकुड़ के सिमट के सिर्फ आपके पौंडीचेरी तक रह गई। और आपको ये भी पता है कि जब ये लोग चले गए बीईआईसी वाले, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके ये वाले हिस्से आपको बाद में दिए थे। ये कौन से हिस्से थे जो आज आप पौंडीचेरी कहते हैं ना, ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था। अंग्रेजों ने आपको हिस्सा दे दिया था 47 में, बीईआईसी जो कि बाद में महारानी बन गई थी, आगे जाके महारानी ब्रिटेन। 1954 में आपको फ्रांस ने अपना हिस्सा दे दिया जो छीना था इन्होंने, और 1961 में पुर्तगालियों ने। सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन लोग हैं? पुर्तगाली। क्लियर हो गया है सबको? ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, शुरू में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनकी महारानी थी, महारानी क्वीन एलिजाबेथ जिसको बोलते हैं, एलिजाबेथ ही तो है सारी, बस 1 2 3 नाम रैंक बदल दिया। जैसे फ्रांस के राजाओं ने सबने अपना नाम एक ही रखा, उनका नाम था लुइस, उन सबके नाम को लुइस बोलते हैं। फिर पहचाने कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे सबका नाम लुइस था। ऐसे ही महारानी है तो महारानी एलिजाबेथ या विक्टोरिया, फिर 1 2 3 वही चलती चली गई। महारानी ने आपके देश में परमिशन दी थी एक कंपनी को जिसमें कहते हैं 216 या 217 कोई साझीदार थे। इन लोगों ने उस टाइम 10-10 20-20 पाउंड जितने इनके पास थे इकट्ठे किए, और महारानी से कहा कि हम 15 साल के लिए एक देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, आप साइन करके दे दीजिए कि हम यहाँ व्यापार कर लें, क्योंकि देश से परमिशन लेनी पड़ती है ना बाहर कोई व्यापार करें। महारानी ने इनको व्यापार करने के लिए एक चार्टर एक्ट पर साइन कर दिए और कहा 15 साल तक व्यापार कर लो। जब ये कंपनी के साइन हुए ना, इसके 5 साल तक ये बैठे ही रहे, ये आए ही नहीं इंडिया। साइन हुए थे 1600 में और कंपनी आई आपके यहाँ 1608 में। 8 में इसने एक आदमी भेजा, पहले कंपनी ने पता लगाया इंडिया में कौन है क्या कर रहा है, तो उनको बताया गया 1600 में कि इंडिया में एक बहुत ताकतवर राजा है जिसका नाम है अकबर, अकबर द ग्रेट। भाई इसका तो नाम विदेशों तक था, तो कंपनी को लगा कि ठीक है पहले जाके अकबर से एक आदमी को मिलना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी तो व्यापार करेंगे। अकबर के पता होने के बाद इन्होंने और प्लानिंग की और 8 साल और निकाल दिए। सोचो 15 साल का चार्टर है और कितने साल निकाल दिए, 8 साल। फिर 8 साल बाद एक आदमी जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस के प्रेशर कुकर बिकते हैं ना आज भी भारत में, यही नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये एक शिप में बैठा, शिप का नाम था हेक्टर, और हेक्टर शिप को वहां से सोचो ब्रिटेन के पास से पानी में उतारा गया और एक लंबा चक्कर काटते काटते कई महीने लग गए, तब ये जाके इंडिया पहुंचा। ये इंडिया आया अगस्त 1608 में। जब ये आया तो ये उतरा पानी के जहाज में आया तो सूरत में, गुजरात का हिस्सा है ना सूरत, तब बंबई था पूरा वो, सूरत में उतरा और इसने पता किया भाई राजा कहाँ बैठता है और कौन राजा है। तो इसको बताया गया कि भैया यहाँ तो अकबर मर गया, अकबर तो 1605 में मर गया। इसको नॉलेज थी अकबर की, लेकिन यहाँ अब 1605 से राज कर रहा था अकबर का बेटा जो कौन था, जहांगीर। तो जहांगीर अपने पिता के बनाए महल में रहता था, इसका महल था आगरा में। तो फिर ये अपनी बातचीत करके सारी प्लानिंग करके आगरा जाता है अगले साल, अगस्त में आया था ना, अप्रैल 1609 में ये आगरा जाता है। आगरा में बहुत बड़ा किला है, आगरा का किला, कुछ लोग उसको आगरा का लाल किला भी कह देते हैं क्योंकि वो लाल बलुआ पत्थर से ही बना है, अकबर ने बनवाया था। यहाँ आगरा में जाके इसकी मीटिंग होती है जहांगीर से। किसकी मीटिंग हो रही है? ये कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस बताता है भाई ऐसे ऐसे विदेश से आया हूँ, वो चार्टर दिखाता है कि हमारी महारानी ने कहा है कि हम व्यापार कर सकते हैं, बहुत सारे गिफ्ट और तोहफे कि भाई राजा खुश हो जाए, तो राजा को देता है, राजा बड़ा खुश होता है। लेकिन राजा कहता है देखो मैं व्यापार तो करने दूँ, पर हमारे यहाँ एक बहुत ताकतवर देश है पुर्तगाली, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पानी पे राज करते हैं, और अगर मान लो मैं तुम्हें परमिशन दे भी दूँ तो ये पुर्तगाली एंटी हो जाएंगे। हमारे जो ये जहांगीर औरंगजेब टाइप के लोग थे ना, इनकी पानी पे पकड़ नहीं थी, ये ताकतवर बहुत थे लेकिन ये स्थल की लड़ाई लड़ते थे, इनके पास नेवी वाला काम बढ़िया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता इसकी मत करो, इसको हम संभाल लेंगे पुर्तगालियों को, बस आप परमिशन दे दो। 3 साल इसने पूरी कोशिश की, मशक्कत की, लेकिन जहांगीर राजी नहीं हुआ। जहांगीर ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ढेरों इसको उपहार वापस दिए, इसको अच्छे पद पे रखा, भारत घुमाया, लेकिन माना नहीं। फिर इसने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ कोशिश करनी है ना व्यापार की तो तुम पुर्तगालियों को संभाल लो। तो इसने ये मैसेज अपने देश में दिया कि भाई भारत में व्यापार करने से कोई रोकेगा नहीं, लेकिन ये जो अपने पड़ोसी हैं पुर्तगाली ये चिक चिक करेंगे। तो इसके देश ने कहा ठीक है लड़के पहले इन्हीं को सीधा कर लें। एक युद्ध हुआ यहाँ पर 1612 में, इसको कहते हैं स्वाली का युद्ध, एक जगह का नाम है स्वाली का युद्ध। और इस युद्ध में पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया बीईआईसी ने। अब ये युद्ध पुर्तगाली हारे तो जहांगीर की आंखें खुली कि जिनको मैं सोचता था कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता, ये छोटी सी कंपनी ने इनको हरा दिया। अब वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया किस कंपनी से। और जो सेकंड जो स्टेज आएगी, अब कैप्टन हॉकिंस नहीं है तो चला गया वापस 3 साल बाद। अब एक दूसरा आदमी आएगा जिसका नाम है थॉमस रो, ये आएगा और ये परमिशन ले लेगा। इसको कह देगा राजा कि ठीक है भाई तुम लोग काबिल हो, लायक हो, पुर्तगालियों को तुमने हराया, तुम यहाँ व्यापार कर लो। तो ये वो आदमी है अंग्रेज जिसने परमिशन हासिल की, ये वो आदमी है जिसने पहली बार कोशिश की। और जब ये कंपनी बनी तो आपके देश में किसका राज था, लेकिन जब कंपनी यहाँ पहुंची तब किसका राज था, जहांगीर का। ये बातें समझ में आ गई? पहले इसी को पढ़ते हैं इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पहला टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। 1761 में, वो पढ़ाऊंगी जब आएगा ना, इसी में आएगा वो भी, पर यहाँ नहीं लिखा होगा तो हिस्ट्री में आ जाएगा। पहला पॉइंट देखो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, टिक कर लो लिखित, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से रिटन है, जिसके अनुसार देश के शासन का संचालन होता है।
संविधान को देश की आधारभूत विधि, अंडरलाइन करना, बेसिक लॉ है ये, इस पे चल रहा है देश, बेसिक लॉ ऑफ कंट्री, आधारभूत विधि जो जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित करता है। देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, अंडरलाइन कर लो, सब कुछ टिका है इस किताब पे, राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अमेरिका का संविधान 1789। क्या तुम अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानते हो? अमेरिका किसने खोजा था? अमेरिका गलती में खोजा गया था, पता है तुम्हें? अमेरिका तो खोजना ही नहीं था, हाँ गलती से खोजा गया था अमेरिका। अगर मैं मोटे तौर पे बनाऊं तो इस तरह के बड़े बड़े भूखंड हैं ये आप सब जानते हैं, ये कॉन्टिनेंट है, गोल कॉन्टिनेंट नहीं होते, पर तुम्हें दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए मैंने ऐसे बना दिए। ये सबसे बड़ा जिसमें हम बैठे हैं एशिया, इस तरफ है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में देश सबसे ज्यादा हैं, यहाँ देश हैं 48 और 3 हैं साझे में, 3 देश ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में और थोड़ा सा एशिया में। सबसे बड़ी एग्जांपल तो खुद रशिया है जिसका बड़ा हिस्सा यूरोप में पड़ता है और बाकी एशिया में भी। तो ये इतनी दूर ऐसे नहीं है, मतलब ये मिले मिले से दिखते हैं आपको जब आप मैप में देखते हैं। ये 2 ये हो गए बड़े, इसके बाद तीसरा बड़ा है नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, फिर है साउथ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इस तरह के देश आपने सुने होंगे। यहाँ अगर आ जाए यूरोप, ये है छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, काफी छोटा सा है ये भी यूरोप। यूरोप के ज्यादातर देशों की खासियत है बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस हैं और पूरी इस धरती पे राज बड़े स्तर पे किया है इस छोटे से ग्रुप ने, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले हुआ और सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन लोगों ने देखी। यहाँ एक से एक धुरंधर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जितने नाम सुने हैं ना, ज्यादातर लोग यहीं से निकले हैं। आपने प्लेटो का, एरिस्टोटल, अरस्तु का, सोक्रेट, सुकरात का नाम सुना होगा, ये सब यहाँ से निकले हैं। तो पूरी धरती पर ज्ञान की एक जो मशाल जलाई थी ना, वो यूरोप के लोगों ने, बहुत ज्यादा ये लोग क्रिएटिव थे। और जितने आज एक्सपेरिमेंट तुम्हारी लाइफ को आसान बना रहे हैं ना, 99% एक्सपेरिमेंट यहाँ के लोगों ने किए, चाहे उन्होंने तुम्हारे देश तक आने का रास्ता खोजा या उन्होंने अमेरिका खोजा। और इसका लॉजिक ये नहीं है कि ये बाय बर्थ इंटेलिजेंट है, इसका लॉजिक ये है कि इन लोगों ने जरूरत को महसूस किया। हमारे देश में कभी किसी ने कोई रास्ता नहीं खोजा क्योंकि हमारे देश में सबका पेट भरा हुआ था, आराम से जीवन काटते थे। ये जब भूखे मरने लग गए ना, जब इनके यहाँ कमी फील हुई कच्चे माल की, तो इन्होंने सोचा मरने से बेहतर है कोशिश कर लें। और ये अपनी नाव लेके, और यहाँ पूरा ये पानी है बीच में, जो मैंने बीच में खाली हिस्सा छोड़ दिया, ये सब पानी है, सब कुछ पानी है ये चारों तरफ। तो इन लोगों ने सोचा कि इस तरह भूखे मरने से तो बढ़िया कि हम लोग यात्राएं करें, ढूंढने, क्या पता कहीं कुछ अच्छा मिल जाए। और उसी सीरीज में अपनी नाव लेके जब ये निकल पड़े तो एक आदमी, इनको ये पता था कि कहीं इंडिया नाम की जगह है जहां बहुत बहुत अमीर हिस्सा है और जहां ढेर कच्चा माल है, जहां बहुत सोना है, मसाले, पता था इनको। लेकिन वहां आने के रास्ते में दिक्कत थी क्योंकि इस पूरी बेल्ट पर ये जो इस्लाम धर्म है ना, इसका बोलबाला था अरब देश से, और अरब देश किसी के साथ भी ज्यादा बातचीत करके खुश नहीं थे और वो अपना धाक जमा के रखते थे अपने इलाके पर। तुर्की और ये सारे इलाका जो था ना इनके आसपास, इस पे ये यूरोपियन आ नहीं पाते थे, तुर्की जबकि यूरोप का देश है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी नाव लेके रास्ते खोजे। ऐसे इंडिया सोच के एक आदमी नाव लेके चला और यहाँ से चलता 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 नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। उसको लगा मैं इंडिया आ गया और उसने कहा अरे वाह, तो मैं इंडिया जल्दी पहुंच गया। इंडिया जो था ना, उसने यहाँ के लोगों को नाम दिया रेड इंडियन। अजीब बात है, आज भी रेड इंडियन इंडिया में नहीं है, रेड इंडियन कनाडा के आसपास के तटवर्ती इलाकों की प्रजाति है, उनका नाम रेड इंडियन है जबकि वो इंडियन नहीं है। तो इसने बाय मिस्टेक ये नया जगह खोज ली, बाद में इसका नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुच्ची नाम का एक आदमी था, इसकी खोज की है अलग आदमी ने। किसने खोजा? ये कोलंबस ने, लेकिन इसका नाम पड़ा अमेरिगो के नाम पर। और इस तरह से रेड इंडियन प्रजाति जो आपके देश के नाम पर है लेकिन पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका के, कनाडा के तटवर्ती इलाकों में, इनकी खोज की गई। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी चालाक थी, इनके देश वाले, कि इन्होंने इस पूरी बेल्ट में फटाफट से अपने बड़े 13 उपनिवेश बना लिए, कॉलोनीज, जहां से ये कच्चा माल ढोने लग गए। सेम ऐसे जैसे हम थे, हम में और अमेरिका में ज्यादा अंतर नहीं था। ये 1492 में खोजे गए हैं और आपके यहाँ का रास्ता एक आदमी चलते 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 यहाँ से और पहुंच गया 1498 में। 6 साल का अंतर था आपके और अमेरिका के रास्ते खोजे जाने में, लेकिन ये 6 साल का अंतर आज 200 साल का अंतर बन गया। हम कहाँ हैं और अमेरिका कहाँ है? इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है? ये बहुत जल्दी जाग गए। इनको भी एक्सप्लॉइट किया ब्रिटेन ने और आपको भी एक्सप्लॉइट किया, लेकिन आपको आज तक भी उतनी समझ नहीं आई जितनी समझ इनमें 1773 में आ गई। आप सोचो 1757 में आपने एक लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों को भगाने के लिए जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। इसका मतलब हमें दिमाग तो था क्योंकि प्लासी का युद्ध हमने कहा था भागो यहाँ से, लेकिन हमारे देश के कुछ घटिया गद्दार लोगों ने इस प्लासी के युद्ध में हमारे राजा को मरवा दिया और इन विदेशियों की जड़ें यहाँ मजबूत जमवा दी। जैसे मीर जाफर जैसे गद्दारों ने, ये देखो अपनी पहली बड़ी गलती, इसकी टक्कर में इनको देखो ये कितने समझदार हैं। 1773 में इन्होंने ब्रिटेन के जहाज जा रहे थे पानी में से, चाय की पेटियां लदी हुई थी, चाय के शौकीन थे ना ये, चाय सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने पीनी सिखाई थी हमें, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आज हम कंज्यूमर हैं सबसे बड़े। चाय की आदत, चाय का शौक किसने पैदा किया? ब्रिटिशर्स ने। ये प्लांटेशन करते थे, बागान लगवाते थे, वो हमें आदत पड़ गई। इनके जहाजों के ऊपर, इन अंग्रेजों के जहाजों के ऊपर अमेरिकी लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर चढ़ गए एक टापू पे और कहा अगर हमें रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दोगे ना सरकार में तो हम तुम्हारे ये व्यापार को चलने नहीं देंगे। और इनसे चिक चिक करके और पूरे जहाज में जो पेटियां रखी थी ना चाय की, वो उठा के पानी में फेंक दी। ये हिस्ट्री में घटना बन गई बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में पहली शुरुआत मान लो बोस्टन टी पार्टी, कोई पार्टी नहीं हुई है ये इनकी चाय की पेटियां पानी में फेंक दी, जगह का नाम है बोस्टन। 1773 ये खुला चैलेंज है अमेरिकियों का कि भाई हमें या तो रिप्रेजेंटेशन का मौका दो सरकार में, नहीं तो हम तुम्हारी सुनेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे तुम्हें। तो ये जैसे हमने जो काम 1920 के 30 के बाद किया ना, ये इन्होंने 1773 में किया और शायद यहाँ गद्दार नहीं थे इसलिए जल्दी कामयाबी मिली। और कुछ ही सालों में आप देखते हैं 1775 से इनकी लड़ाई स्टार्ट हुई और 17 आप लगा लो 89 वर्ल्ड का पहला देश बन गया कुछ सालों के अंदर, जिसने दुनिया को लिख के दिखाया कि अपना देश खुद ही चलाना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। और संविधान लिखने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ये
अमेरिका। तो देखो अमेरिका ने पहली किताब जो दुनिया के सामने लाई लिख के 1789, कहाँ 75 में लड़ाई झगड़ा 76 में हो गया था भैया, आजाद होकर रहेंगे, और 1783 में, ये पूरी 89 तो मैंने आपको वो वाला सन लिख के दिखाया, 83 यानी इनकी लड़ाई को अगर ध्यान से देखो तो 10 ही साल की मारकाट थी बस, ये 10 साल में आर पार का मामला, और सबको पता चल गया कि ये देश अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। और अपने अगर 10 साल उस टाइम कंपेयर करें तो हम 1757 में लड़के मर के फिर अपना नुकसान करवाया, और कुछ साल बाद कौन सी लड़ाई लड़े थे हम, जिससे क्लियर हो गया कि इंडिया पे राज करेगी बीईआईसी, क्योंकि यहाँ पूरी बुरी तरह से हारी थी बीईआईसी के सामने आपकी मुगल फौज भी, और आपकी अवध के नवाब की फौज भी, और आपकी बंगाल की फौज भी। यानी जब आप इनके चंगुल में फंस रहे थे ना, उस टाइम अमेरिका इनके चंगुल को तोड़ के आजाद हो गया, इसीलिए अमेरिका हमसे इतना आ गया, जबकि दोनों देश एक साथ ही लगभग उपनिवेश बने थे। ये 1492 में खोजा गया, आप 1498, लेकिन अंतर देखो कितना है, ये समझ में आ गया। ये बोस्टन टी पार्टी कई बार एग्जाम में आती है, किससे संबंधित है ये, अमेरिका की आजादी से। चलो चलो, आज टाइम थोड़ा सा कम है, इसको कल पढ़ाऊंगी आगे।